कि वही हुआ जिसका खर्चा जाहिर किया जा रहा ये था। बड़ी कंसर्निंग भारत पहला चेक डैम बन चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ है। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की न सिर्फ मंसूबाबंदी कर चुका है बल्कि इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। 11,400 फीट की ऊंचाई पे जाकर के इंडिया ने मात्र 7 दिनों के अंदर अंदर इस रॉक चेक डैम को एसेंशियली यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इस मंसूबे से भारत 260 मेगावाट तक बिजली पैदा करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस इंतास मुआहदे की मुअत्तली का ऐलान कर चुके हैं। भारत जो है वो तेजी से पहले ही जो इंडस रिवर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करके काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका है। चीन के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर यांग, उन्होंने कुछ पाकिस्तान के बारे में मफरूजात और अपने ख्यालात पेश किए हैं। Is this the worst 4 years for Pakistan? पाकिस्तान जो है ये क्लैप्स होने जा रहा है, खुदा ना खास्ता। अच्छा, हालिया दिनों में आपको ये भी बता दें कि दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में रिकॉर्ड कमी देखी गई है, जो कि भारतीय आबी जारियत का वाज़े सबूत भी। अब आप मुझे एक बात बताएं ना, अजीत डोवल तो ओपनली कहता है ऑफेंसिव डिफेंस। क्या मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस का? यहाँ पे अगर दूसरी कंट्रीज की बात की जाए, खास तौर पे जब डैम जैसा इशू आता है तो प्रोजेक्ट्स जो है सालों लेते हैं कंप्लीट होने में, सालों चलते रहते हैं फिर रुकते हैं। लेकिन भारत एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट कर लिया। इस पे हमें ये समझ आती है कि किस तरह तेजी से जो है भारत अपने पानी को स्टोर कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट ने इतने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है कि उनको एक सांस में भी बोल पाना मुश्किल है। इस मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़राई और माहौलियाती सलामती के लिए शदीद खतरात पैदा होंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पानी की कमी को दूर करने के लिए क्षेत्र के उपशी में देश का पहला हिमालयी रॉक चेक डैम बनकर तैयार हो गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 11,000 फुट ऊंचाई पर सिंधु नदी पर बने इस रॉक चेक डैम का उद्घाटन किया। चेक डैम का निर्माण पूरी तरह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विशाल चट्टानों व बोल्डरों से किया गया है। इसमें गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए 4 करोड़ लीटर पानी स्टोर करना संभव होगा। उपराज्यपाल की निगरानी में रॉक चेक डैम बनाने का कार्य मात्र 7 दिनों में पूरा किया गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। निर्माण कार्य जारी माह की 12 तारीख को शुरू हुआ और 18 मई को पूरा कर लिया गया। उपशी में रॉक चेक डैम के निर्माण कार्य के दौरान उपराज्यपाल ने कई बार स्थल का दौरा कर खुद इसकी निगरानी की। यह परियोजना लद्दाख में हर वर्ष उत्पन्न होने वाले जल संकट से निपटने के लिए पर्यावरण अनुकूल व कम लागत वाला समाधान मानी जा रही है। पहला चेक डैम बन चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे अगर दूसरी कंट्रीज की बात की जाए, खास तौर पे जब डैम जैसा इशू आता है तो प्रोजेक्ट्स जो है सालों लेते हैं कंप्लीट होने में, सालों चलते रहते हैं फिर रुकते हैं। लेकिन भारत एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट कर लिया। इस पे हमें ये समझ आती है कि किस तरह तेजी से जो है भारत अपने पानी को स्टोर कर रहा है और मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्या कहते हैं ये कि क्या ये पाकिस्तान के लिए अब खतरा है? पाकिस्तान में पानी का रिजर्व्स पहले ही बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? मलिक हारून अहमद। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जो लद्दाख के ऊपर इंडिया ने ये डैम तामीर किया है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त पानी कई हवालों से हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो हाइडल पावर है उसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत है और हमारे तमाम इस वक्त दासू डैम है, दूसरे डैम्स हैं बन रहे हैं, वो दरियाए सिंध के ऊपर ही हैं। अगर ये पानी वहीं रोक लिया जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारा हमारे लिए फ्यूचर में इश्यूज़ आएंगे। सेकेंडली ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, लेकिन हमने इसके ऊपर बुनियादी मखसूस में बहुत कुछ किया, लेकिन हमें इसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। हमें इंडिया को नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, इंटरनेशनल जो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे यूएसए है, चाहे चाइना है, चाहे दूसरे कंट्रीज़ को लेके वापस उनको टेबल पे लाना चाहिए और रीनिगोशिएट करना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर बैन लगाना चाहिए। और ये जो इस वक्त डैम अगर बन रहा है और चीज़ें बन रही हैं, ये हर आने वाले दिन हमारी जो ज़मीनें हैं उनको बांझ करने की साजिश हो रही है। और जब वो पानी उनके पास बढ़ जाता है फिर हमारे पास भेज देते हैं और फिर हमारी ज़मीनें तबाह कर देते हैं, सैलाब पैदा कर देते हैं हमारे लिए। तो जो हमें ज़रूरत है उस वो पानी को वहाँ रोक लेते हैं
तो ये बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग है। यहाँ पे एक सवाल एक आता है कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, गर्मी भी है, ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए वो फौरी स्टेप लेते हैं कोई ना कोई। यहाँ पे आपको लगता है कि ऐसा कोई स्टेप लिया जा रहा है कि जो पिछले साल हमारी फसलें तबाह हुई थी उनसे अब दोबारा बचा जा सके, या फिर वही हमारी इकॉनमी को जो है वो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा फिर से? देखें, बात वही है कि हमारी इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट इनको सीरियस नहीं ले रही। ये जब सैलाब आता है उस वक्त ये बातें डिस्कस होना शुरू होती हैं कि ये पानी ज़ाया हो रहा है, ये समुद्र में जा रहा है, ये जो है इंडिया इसको वो पीछे पे बैक पे रखे जा रहा है। हमारे पास जब कल्टीवेशन टाइम होता है तो वाटर अवेलेबल नहीं होता। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, इस पे गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव उस तरह से नहीं ले पा रही। गवर्नमेंट का और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट आई बिलीव कि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारा फार्मर आजकल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसकी सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट को उसको सीरियस लेना चाहिए। ये ग्रीन इकोनॉमी अगर नहीं होगी तो आने वाला वक्त हमारे पाकिस्तान के लिए बंजर ज़मीनें और लोगों के लिए खुराक का बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सर, आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट को और बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हम उन पे काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किन चैलेंजेस पे हम काम कर रहे हैं कि हमने जो पानी वाला मसला है उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया? अभी देखें 3-4 महीने तो हो गए हैं, तो हम बैठे हुए सिर्फ वो ईरान की वॉर को सेटल कर रहे हैं, किसी और का मसला है लेकिन हम बैठे इस मसले को हल कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता है हमारे इंटरनल इकोनॉमी के कौन से मसले हैं। इस वक्त जो पीटीआई के इश्यूज़ हैं, दूसरा 3 साल से गवर्नमेंट उस पर फोकस्ड है। उसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। बस ये जो कंक्रीट चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर्स को और आने वाली सदियों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी उतनी इम्पोर्टेंट की ज़रूरत है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जिन चैलेंजेस को हम प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको इस तरह नहीं किया जा रहा। क्या लग रहा है फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट ऐसी आएगी कि वो इस चीज़ पे काम करेगी, या फिर हम सिर्फ इंडिया का मुंह देखेंगे? नाज़रीन, आज हम पॉडकास्ट में जिक्र करेंगे चीन के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर यांग। उन्होंने कुछ पाकिस्तान के बारे में मफरूज़ात और अपने ख़यालात पेश किए हैं, और ख़ास तौर पर जो ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के बाद कुछ उनकी अपनी थ्योरी है। आज उनकी थ्योरी का जायज़ा लेंगे और इसका जवाब तलाश करेंगे कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर सकता है। मेरे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर रागिब अली सैयद साहब। उनको मैं स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रागिब साहब। जनाब ठीक ठाक है आप? तो आज इन प्रोफेसर साहब का थोड़ा सा बताएं हमें कि प्रोफेसर यांग साहब बेचते क्या हैं? हाँ जी, है कौन प्रोफेसर साहब जी? एक तो सोशल मीडिया के इस वक्त जो चंद एक लोग जो हैं दुनिया में इस वक्त फेमस हैं, जिनको लोग सुनते हैं, उनमें से प्रोफेसर साहब एक। और इनके बारे में जो है कि ये जो अलार्मिस्ट हैं, थोड़े से अलार्म क्रिएट करते हैं, कोलैप्सिंग जो स्टेट्स हैं उनकी बात करते हैं, थ्योरीज पेश करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। बेसिकली इनकी जो एनालिसिस है ना, जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है बेसिकली। अच्छा, उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों को लगती हैं कि जी ये जिस तरह बता रहे हैं उस तरह हो रहा है, तो फिर इनकी इंपॉर्टेंस जो है और इनके जो व्यूअर्स हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह आप समझ लें जॉन सैक्स हैं, जो बड़े मशहूर आदमी हैं, उनको सुनते हैं।